हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स अनाटमी ऑफ ग्रेन, अनाटमी ऑफ सीरियल्स। आज अब स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सीरियल्स के बारे में जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। आज जो है हम पूरे सीरियल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, किस किस पार्ट में डिवाइड होता है, ये सब आज आप जानेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपका। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक द एनाटमी ऑफ ग्रेन, द एनाटमी ऑफ सीरियल्स। सबसे पहले तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये फूड्स एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक है। एंड द फर्स्ट वन इज कि यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। ये एक स्ट्रक्चर है आपके ग्रेन का, अनाज का। जो आपके दाना होता है अनाज का, वो 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड होता है। मेन 3 पार्ट होते हैं उसके। फर्स्ट वन इज ब्रैन। ब्रैन जिसको आप छिलका बोलते हैं हिंदी में। ब्रैन कवरिंग होती है या अनाज के दाने के ऊपर एक ऊपर जो पहला छिलका होता है उसको ब्रैन बोलते हैं। दूसरा जो आपके पार्ट होता है वो होता है आपके एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को आपके भ्रूण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? भ्रूण कोश। एंड द थर्ड वन इज जम। जम को आपके जनन कोशिका बोला जाता है। जनन कोशिका। ये 3 पार्ट्स में जो है आपके डिवाइड होता है कोई भी दाना, अनाज का कोई भी दाना। यहाँ पर आपको समझ में आ रही है, हम अनाज की बात कर रहे हैं, जैसे गेहूं, चावल, जौ, राई, बाजरा, मकई, ये सब क्या है? अनाज है। ठीक है, इनके एक एक दाने की बात कर रहे हैं। प्रत्येक दाना, किसी भी अनाज का प्रत्येक दाना इन 3 भाग में ही विभाजित होता है। ब्रैन, एंडोस्पर्म एंड जम। ब्रैन मतलब छिलका, एंडोस्पर्म भ्रूणकोश और जम मतलब जननकोश। तो आज का पूरा वीडियो आपको यही समझाएगा कि ये 3 लेयर्स और फर्दर किस किस लेयर में डिवाइडेड है, इन तीनों लेयर्स में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या कॉम्पोजिशन है, कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट एब्सेंट होते हैं, इनके और मतलब सब कुछ इसी के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वन इज, आपको सबसे पहले फैमिली के बारे में जान लेना चाहिए। फैमिली क्या? फैमिली मतलब जो सीरियल्स हैं, जो अनाज हैं, वो किस परिवार से बिलोंग करते हैं, किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। जैसे आपने किंगडम पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा होगा, प्राणी जगत, वनस्पति जगत। इसी तरीके से ये जो है सीरियल्स जो हैं बिलोंग्स टू ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली मतलब ये हो गया जो है ये ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली को आपके पोएसी एंड ग्रामिनी इन 2 नामों से और जानते हैं। पोएसी एंड ग्रामिनी, ये लिखा हुआ है, पोएसी एंड ग्रामिनी। तो सीरियल्स बिलोंग्स टू ग्रास फैमिली विच इज ऑल्सो नोन एज पोएसी और ग्रामिनी। जो वीट का जीनस होता है, मेनली जब आप समझ लीजिए, जब आप किंगडम के बारे में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं इसकी जाति क्या है, इसकी प्रजाति क्या है, उप प्रजाति क्या है, इसका जीनस क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं बस आपको ये समझा रही हूँ कि जितने भी अनाज हैं उनका जीनस क्या है, उनकी जाति क्या है, बेसिकली उनकी जाति क्या है। तो जैसे वीट की जो है वो ट्रिटिकम जाति होती है। कौन सी होती है? ट्रिटिकम। क्लियर है? वीट मतलब गेहूं। इसके अलावा सौरगम जो है वो ज्वार की जाती है। बेसिकली इंडिया में ज्वार को ज्वार बोला जाता है, लेकिन अदर कंट्रीज में आपके इसको सौरगम बोला जाता है। सौरगम जाति है ज्वार की। क्लियर हो गया? जैसे अवेना हो गया आपके ओट्स की, जिया कॉर्न की, कॉर्न मतलब मक्का, हॉर्डिनम जो है आपके बार्ले, इसके अलावा सीकेल राय, पेनिसिटम मिलेट और ओराइजा जो है वो जाती है आपके राइस की। तो ये हो गई आपकी जाति तरीके से समझ लीजिए आप। जैसे आप बोलते हैं ना कि इसकी क्या जाति है, किस जाति से बिलोंग करता है ये प्लांट, तो ये यहाँ से अनाज जो है इनकी सबकी ये जाति, इनके नाम हो गए। ये इसलिए मैंने पढ़ाया बिकॉज एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और टीजीटी में भी पूछ सकते हैं, अच्छा स्टैंडर्ड एग्जाम में आता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और वेराइटी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिटिकल। ठीक है, ये जो वैरायटी है ये आपके ट्रिटिकम एंड सीकेल मतलब गेहूं और राय, इन दोनों को मिक्स करके बनाई जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिटिकल। यहाँ पे देख लीजिए, जो गेहूं है उसकी प्रजाति क्या है? आपके ट्रिटिकम, और जो राय है उसकी प्रजाति है आपके सीकेल। इन दोनों को मिला करके जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है ट्रिटिकेल। ठीक है, ट्रिटिकल, सॉरी नॉट केल, ट्रिटिकल। ये वीट और राई का मिक्सचर है, इसको यूज करके बनाई जाती है। इसे मैन मेड हाइब्रिड है, ये मैन मेड हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड अनाज है और इसमें दोनों की ही क्वालिटीज आती हैं। राई की भी जो कि कैल्शियम रिच सोर्स है, और आपके गेहूं की भी जो कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसे बोलते हैं हम फैमिली। फैमिली मतलब प्रजाति, किंगडम, जाति, प्रजाति जो है वो अनाज की क्या थी, नाम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वी मूव ऑन। एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियल्स
जो कि आपको अच्छे से पता ही है। राइस है, व्हीट है, राय है, बग व्हीट है, कॉर्न है, ओट्स हैं, इसके अलावा आपके मिलेट हो गया, बार्ले हो गया। ये सब जो हैं आपके एग्जाम्पल्स हैं सीरियल्स के, मतलब अनाज के, जो कि मनुष्य का मुख्य खाद्य पदार्थ है। ठीक है, और हमारे भारत देश में तो अनाज की बहुत अधिकता है। भारत है, जापान हो गया, चीन, लंका, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके अनाज यूज़ होता है। और आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, मैंने विकीपीडिया पे पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो शायद मक्का का होता है, सेकंड नंबर पे आपके गेहूं का होता है, एंड द थर्ड वन इज चावल। इन तीनों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है होता है। और मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, विश्व की बात कर रही हूँ। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियल्स, आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। लगभग 30,000 स्पीशीज एंड वेराइटीज हैं पूरे विश्व में। 30,000 से ज़्यादा जो है वेराइटीज़ और प्रजातियां मौजूद हैं अनाज की, सीरियल्स की, जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये आपके साइंटिफिक नेम है गेहूं का। गेहूं जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं घर में रोटी बनाने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए। तो कॉमन व्हीट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन व्हीट का जो आपके साइंटिफिक नेम है वो है आपके ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसके अलावा दूसरी प्रजाति है आपके ट्रिटिकम ड्यूरम, दैट इज मैकरोनी व्हीट। मैकरोनी जिससे बनता है वो ट्रिटिकम ड्यूरम है। एंड द थर्ड वन इज ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, दैट इज क्लब व्हीट। अब भारत में जो है वो 2 प्रजातियां बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रिटिकम एस्टिवम एंड द सेकंड वन इज ट्रिटिकम ड्यूरम। ये दोनों ही प्रजाति हैं जो भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में जिनका प्रोडक्शन होता है, जिन्हें ग्रो किया जाता है। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। गेहूं का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम जो है वो क्या है, उसका जीनस है, उसकी प्रजाति है, उसकी जाति है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इतना क्लियर होता जा रहा है आपको। नाउ द नेक्स्ट वन इज हस्क ऑफ व्हीट। व्हाट इज हस्क ऑफ व्हीट, क्या होता है? अब आप जो व्हीट है, ये सीड है, ये आपके एक देखा होगा आपने, एक छिलका, एक लेयर से ढका हुआ होता है। लेमा और पॉलिया, लेमा और पालिया से ये ढके होते हैं। इन दोनों को एक साथ हस्क ऑफ व्हीट कहते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, दिस इज लेमा एंड दिस इज पालिया। ये जो आपने देखा एक बीज होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, इस तरीके से एक छिलका होता है, उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो होता है। जैसे ये है, ये छिलका आप हरा हरा उतारते हैं तभी तो इसके अंदर आपको गेहूं का बीज मिलता है। ये गेहूं की बाली होती है, छिलके में ढका होता है गेहूं अंदर। तो इस दोनों को, लेमा और पालिया, जो अपर पार्ट होता है वो लेमा कहलाता है, लोअर पार्ट आपके पालिया कहलाता है, और ये दोनों मिक्स कहलाते हैं हस्क ऑफ अ व्हीट। ये कैसे रिमूव किया जाता है? बाय द प्रोसेसिंग ऑफ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज डन रिमूवल ऑफ हस्क ऑफ द ग्रेन। थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हस्क को रिमूव किया जाता है और ग्रेन आपके प्राप्त कर लिए जाते हैं एंड चफ मिलता है, चफ बनता है। और ये जो चफ है वो एनिमल्स के लिए यूज होता है। सबसे पहले आप जानेंगे व्हाट इज थ्रेशिंग एंड फिर आप जानेंगे व्हाट इज चफ। चलिए दिखाती हूँ मैं, लेट मी शो यू व्हाट इज थ्रेशिंग। दिस इज थ्रेशिंग। दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग, ट्रेडिशनल मैथड ऑफ थ्रेशिंग। गेहूं को पटक के अलग कर देना, दाना अलग हो जाता है, और ये जो बच गया, ये जो चीज बच गई, जो इसको चफ बोलिए, आप भूसी बोलिए, जो कि जानवरों के चारे के लिए यूज की जाती है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग क्या करा जाता है? रिमूवल ऑफ हस्क टू द ग्रेन, ऑफ द ग्रेन। जो हस्क है, जो किसका बना होता है? लेमा एंड पालिया से बना होता है हस्क, जिसको सिंपल आप ये देखिए इस में दिखाई दे रहा होगा आपको इस तरीके से। ये जो भूसी जैसी होती है, छिलका जैसा होता है, इसमें से बीजा बाहर निकल जाता है, और ये जो भूसी है ये जानवरों के चारे के लिए यूज कर ली जाती है। तो ये किसका बना होता है? हस्क, लेमा एंड पालिया, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। और इसको किस तरीके से रिमूव किया जाता है ग्रेन से? बाय द प्रोसेसिंग ऑफ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल एंड कॉमन मेथड ऑफ थ्रेशिंग, जो आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, इसे हम थ्रेशिंग बोलते हैं। चफ क्या हो गया? ये जो बच गया पार्ट, ये चफ हो गया और ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? इतना आपको क्लियर होता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट वी मूव ऑन, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन। तो फर्स्टली मैंने आपको बताया था, जो आपके कोई भी बीज है, कोई भी जो ग्रेन है, दाना है, चाहे वो चावल का है, गेहूं का है, जौ का है, राई का है, बार्ले का है, अगर हम अनाज की बात कर रहे हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्रैन,
एंडोस्पर्म एंड जर्म। ब्रैन मतलब छिलका, एंडोस्पर्म भ्रूण कोश और जर्म मतलब जनन कोश। तो इनको मैं तीनों को, इसको हमने कैसे किया है, ये दाना है, ये समझ लीजिए समझ लीजिए कि दाना ही है, और इसको ऐसे वर्टिकली काटा हुआ है, मतलब ये आंतरिक संरचना आप पढ़ रहे हैं, और हर दाना, प्रत्येक दाना में ये तीनों ही चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ब्रैन के बारे में, क्योंकि बिकॉज इट इज अ फर्स्ट लेयर एंड इट इज अ सेकेंड लेयर एंड इट इज द थर्ड लेयर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ब्रैन की लेयर होती है, छिलका होता है, ऊपरी आवरण होता है जिसे बोलते हैं, फिर एंडोस्पर्म होता है, फिर आपके जर्म होता है। चलिए सबसे पहले ब्रैन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर है स्ट्रक्चर में। देखिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो ब्रैन में जो कितनी लेयर्स होती हैं उनके बारे में जान लीजिए। ब्रैन में एपिडर्मिक होता है, हाइपोडर्मिक होता है, क्रॉस सेल होता है, ट्यूब सेल होता है, सीड कोश जिसे टेस्टा बोलते हैं, न्यूक्लियर टिश्यू होते हैं, एंड द लास्ट वन इज एल्यूरोन लेयर होता है। एल्यूरोन लेयर जो होती है, ये बीच का वह भाग होता है जो एम्ब्रियो को या बोल सकते हैं एंडोस्पर्म को आपकी किससे अलग करता है, ब्रैन से अलग करता है। लेट मी शो यू। मैं आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मैंने पिक्चर दिखाया था वहीं पर आपको ले चलती हूँ और फिर दिखाती हूँ। देखिए, मैंने आपको ये पिक्चर शो किया था कि ये जो येलो वाला भाग है ये क्या है, एंडोस्पर्म है, और ये बाहर वाला भाग क्या है, ब्रैन है। तो ब्रैन एंड एंडोस्पर्म को जो लेयर अलग करता है इसे एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। और ये एल्यूरोन लेयर जो होती है वो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का बहुत रिच सोर्स होती है। वैसे बी ग्रुप्स के विटामिन आपके अनाज में पाए जाते हैं, बट विटामिन B2 अनाज में नहीं पाया जाता, लेकिन राइबोफ्लेविन विटामिन B2 एल्यूरोन लेयर में पाया जाता है। क्लियर हो गया। ये एल्यूरोन लेयर किसका भाग है, बेसिकली ये भाग है ब्रैन का, बट ये ब्रैन एंड एंडोस्पर्म को अलग करने वाली लेयर है। क्या है, ब्रैन एंड एंडोस्पर्म को अलग करने वाली लेयर है। कौन सी लेयर है, एल्यूरोन। ये बिल्कुल छिलके के नीचे प्रेजेंट होती है, और इसमें फॉस्फोरस भी होता है, थाइमीन भी होता है, एंड प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन क्यों होता है, बिकॉज जो एंडोस्पर्म है, मिडिल लेयर जो होती है, ये कंटेन्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके एंडोस्पर्म में ही पाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने आपको क्या बताया। चलिए फिर से हम ब्रैन पर चलते हैं, जहां मैं आपको ब्रैन पढ़ा रही थी। तो ये पार्ट्स हो गए ब्रैन के, कौन कौन से पार्ट हो गए, एपिडर्मिक, हाइपोडर्मिक, क्रॉस सेल, ट्यूब सेल, सीड कोस्ट जिसे टेस्टा बोलते हैं, और ये जो आपको लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर, ये जो लेयर है जिस पे मैंने लाइन बनाई है, ये एल्यूरोन लेयर है। क्लियर है। ये आपके क्या करती है, साफ लिखा हुआ है एंडोस्पर्म बट सेपरेटेड विद ब्रैन, एंडोस्पर्म को ब्रैन से सेपरेट करती है, अलग करती है। चलिए, नाउ द सेकेंड पार्ट इज एंडोस्पर्म। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, ब्रैन, ऊपरी छिलका। क्लियर है, जिसकी जो रचना है जो सेलुलोज से बनी होती है, इसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। तभी तो आप गेहूं खाते हैं, वो फाइबर रिच फूड होता है। जो आप चोकर खाते हैं उसमें फाइबर होता है, जो आप दलिया खाते हैं उसमें फाइबर होता है। इसलिए आपसे बोला जाता है कि ज्यादा गेहूं को छानकर, आटे को छानकर नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चोकर नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट वी मूव ऑन एंडोस्पर्म, द सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्रेन, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में देख लीजिए, मैं इसको और जूम कर देती हूँ, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। सेलुलोज वॉल्स ऑफ सेल्स होती हैं, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल फिल्ड विद स्टार्च ग्रैन्युअल्स इन प्रोटीन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है, लाइक दिस, मतलब एक जाल जैसा बिछा होता है। ठीक है, प्रोटीन का मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और इसमें जो स्टार्च होता है आपके, वो इस तरीके से इम्बेडेड होता है, मतलब स्टार्च जो है लाइक सेल की तरह इसके अंदर इम्बेडेड होता है। तो इसे बोलते हैं प्रोटीन मैट्रिक्स। सेल फिल्ड विद स्टार्च ग्रैन्युअल्स, सेल्स में क्या भरा होता है, स्टार्च ग्रैन्युअल्स होते हैं इन प्रोटीन मैट्रिक्स। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी तरीके से बना होता है, प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है। फिर से मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ, लाइक दिस, प्रोटीन का इस तरीके से मैट्रिक्स होता है, और उसमें क्या होते हैं, ये स्टार्च इस तरीके से फिल होता है, इम्बेडेड होता है। क्लियर हो गया, लाइक सेल्स इम्बेडेड होता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, एंड इसको पार्ट को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म इज रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एंडोस्पर्म जो पार्ट है, भ्रूण कोश जो भाग है बीज का, इसी में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नाउ वी मूव ऑन, द थर्ड पार्ट इज दैट इज जर्म। जर्म के अंदर चलते हैं। जर्म देखिए कितने भागों में विभाजित है, रूट कैप, रूट शीट, रूडिमेंट्री प्राइमरी शीट, रूडिमेंट्री शूट, सेट ऑफ शूट,
स्केटुलम। अब जो स्केटुलम पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ब्रैन को एंडोस्पर्म को कौन सी लेयर अलग कर रही थी, एलेरोन लेयर, ठीक उसी तरीके से एंडोस्पर्म को जर्म से जो है वो स्केटुलम अलग करता है। स्केटुलम वो है जिससे जर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम एंडोस्पर्म बाय स्केटुलम, स्केटुलम लेयर। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो लेयर है ये स्केटुलम लेयर है, ठीक है, स्केटुलम लेयर। और ये क्या करती है, ये आपके ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म इसको अलग करती है किससे, जर्म से। किससे अलग करती है, जर्म से। एंड स्केटुलम ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल्स, स्केटुलम ट्रांसपोर्ट द रिजर्व फूड मटेरियल एंड ट्रांसमिट इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये यहाँ जो फूड मटेरियल रिजर्व होता है एंडोस्पर्म में, उससे लेके जाती है जर्म सेल में, यहाँ से जर्म सेल में जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। भ्रूण कोश में जो आपके रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, वो आपके जर्म सेल में जाता है बाय द स्केटुलम। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केटुलम पौधे के विकास में सहयोग देती है, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। कैसे सहयोग देती है, जो रिजर्व्ड फूड मटेरियल है आपके एंडोस्पर्म पार्ट में, उससे ले जाती है, कहाँ पे ले जाती है, जर्म में ले जाती है, जर्म सेल में ले जाती है, एम्ब्रियो के पास लेके जाती है। तो दिस इज स्केटुलम। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। ये तो खत्म हुआ आपके स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीरियल्स, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट वन इज एंडोस्पर्म, सेकेंड वन नॉट, फर्स्ट वन इज ब्रैन, सेकेंड वन इज एंडोस्पर्म एंड द थर्ड वन इज जर्म। ब्रैन और एंडोस्पर्म को कौन सी लेयर अलग कर रही थी, एलेरोन लेयर अलग कर रही थी, ठीक है। और एंडोस्पर्म एंड जर्म को कौन सी लेयर अलग कर रही थी, एंडोस्पर्म को जर्म से कौन सी लेयर अलग कर रही थी, स्केटुलम। स्केटुलम अलग कर रहा है। स्केटुलम क्या करता है, रिजर्व फूड जो होता है एंडोस्पर्म में, भ्रूण कोश में, वो जनन कोशिकाओं तक लेके जाता है, क्योंकि ये बीज के पौधे के विकास में सहायक होता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन, कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रेन, कॉम्पोजिशन ऑफ सीरियल्स, नॉट ओनली ऑफ व्हीट, बट ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ व्हीट या कॉम्पोजिशन ऑफ सीरियल्स आप बोल सकते हैं। मतलब अनाज का संगठन। अनाज में आपके प्रोटीन कम मात्रा में होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में अनाज में आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 60 to 80%, बट प्रोटीन भी होती है। और वसा तो बहुत नाम मात्र होती है, लेकिन वसा भी होती है। बट जो प्रोटीन होती है आपके अनाज में, वो ग्लूटेन फॉर्म में होती है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है जानने वाली कि जो प्रोटीन है वो 2 तरीके से डिवाइडेड होती है। समझ में आ रहा है। प्रोटीन आर कैटेगराइज इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज आपके आता है ग्लूटेन प्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज नॉन ग्लूटेन प्रोटीन। 85% आपके होता है ग्लूटेन प्रोटीन और 15% आपके होता है नॉन ग्लूटेन प्रोटीन। अनाज में सबसे ज्यादा मात्रा में अनाज जो सोर्सेज हैं वो किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स का। बट प्रोटीन भी होता है, कितना होता है, लगभग 6 से 12% प्रोटीन होता है आपके अनाज में, बट होता है। और कौन सी फॉर्म में होता है, ग्लूटेन फॉर्म में होता है। ग्लूटेन प्रोटीन होता है 85%, नॉन ग्लूटेन प्रोटीन होता है 15%। अब इसके बारे में भी आप जान लीजिए। जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है, ग्लूटेन किससे बनता है, तो आपके मैंने आपको बताया है ग्लाइडीन्स से बनता है ग्लूटेन। आपके ग्लाइडीन्स एंड ग्लूटेनिन्स, gliadins and glutenins. Gliadins are also known as prolamines and glutenins are also known as glutellins, ठीक है। इसके अलावा इनसॉल्युबल रेसिडुअल प्रोटीन होता है ग्लूटेन प्रोटीन। इसके अलावा हाई प्रोलीन एंड ग्लूटामाइन होता है। लो होता है लाइसिन, आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन। जो 15% नॉन ग्लूटेन प्रोटीन होता है उसमें एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स होते हैं। लो प्रोलीन एंड ग्लूटामाइन होता है, बट हाई होता है लाइसिन, आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर ऑफ नियासिन। नियासिन का पूर्वगामी रूप है ट्रिप्टोफैन। नियासिन इज अ B3 एंड बी ग्रुप्स के विटामिन जो होते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं आपके अनाज में। पहले हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, जो कि कम मात्रा में होता है, लेकिन होता है किस फॉर्म में होता है, ग्लूटेन फॉर्म में होता है प्रोटीन अनाज के अंदर। ये भी 2 भाग में डिवाइडेड होता है अनाज की प्रोटीन भी, ग्लूटेन प्रोटीन, नॉन ग्लूटेन प्रोटीन। अब आप एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए, जो ग्लूटेन है वो किससे मिलके बनता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, मैंने कराया भी है। ग्लाइडिन्स ग्लूटेनिन्स प्लस वाटर, ठीक है, इससे मिलके बनता है आपके ग्लूटेन। क्या बनता है, ग्लूटेन। ग्लूटेन किससे मिलके बनता है, ग्लाइडिन्स glutenins plus water. Glutenins also known as glutellins. Gliadins also known as prolamines.
ठीक है। इन दोनों से मिलके आपके बनता है ग्लूटन प्रोटीन, जो कितना होता है 85% होता है अनाज में, और 15% आपके होता है नॉन ग्लूटन प्रोटीन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एंड व्हाट इज ग्लूटन? ग्लूटन करता क्या है? ग्लूटन रेफर्स टू द प्रोटीन फाउंड इन सीरियल्स, ग्रेन, एंडोस्पर्म। अब सबसे पहली बात, ग्लूटन क्या होता है, पाया कहाँ जाता है? लेट मी शो यू। ये है ग्लूटन। ग्लूटन आपके एंडोस्पर्म भाग में पाया जाता है, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किसी भी बीज के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपके ब्रैन। कौन सा भाग होता है? ब्रैन। दूसरा भाग होता है आपके एंडोस्पर्म। तीसरा भाग होता है जर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म भाग में आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। प्रोटीन किस फॉर्म में पाया जाता है? ग्लूटन, नॉन ग्लूटन दोनों भाग में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा ग्लूटन की पाई जाती है, 85% पाई जाती है। ये ग्लूटन करता क्या है? अब इसका फंक्शन क्या है देख लीजिए। Gluten refers to the protein cereal, grains, endosperm. Gluten both nourishes plant embryo during germination. जर्मिनेशन के टाइम पर ये जो है प्लांट को नरिश करता है। जब आप बीज बोते हैं तो उस समय ये पौधे को पोषण देता है, पौधे को जो है आपके पोषण प्रोवाइड करता है। बाद में ये क्या करता है? लेटरल इफेक्ट इसका क्या है? द इलास्टिसिटी ऑफ डो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका डो है, जो आप आटा गूंथते हैं तो वो आपस में गुथ जाता है, चिपक जाता है, खिंचता है, आप रोटी बना पाते हैं, वो फैलता है, बेल पाते हैं आप उसको बाय द ग्लूटन। किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ ग्लूटन। समझ में आ गया? ग्लूटन क्लियर हो गया आपको? ग्लूटन क्या है? प्रोटीन है, अनाज का प्रोटीन है। अनाज में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, केवल और केवल 6 से 12% होती है, बट तब भी होता है। 2 प्रकार से होता है, ग्लूटन प्रोटीन होता है, नॉन ग्लूटन प्रोटीन होता है। ग्लूटन ग्लाइडिन्स एंड ग्लूटेनिन्स प्लस वाटर से मिलके बनता है। ये करता क्या है? जब आप बीज बोते हैं, फसल बोते हैं, तब तो ये पौधे को नरिशमेंट देता है। बाद में ये क्या करता है? बाद में ये अनाज को इलास्टिसिटी, डो को, जो आप डो बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। दैट इज ग्लूटन। एंड द बिग 3 व्हीट, बार्ले, राई आर द रिच सोर्स ऑफ ग्लूटन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कहाँ पाया जाता है? किस भाग में पाया जाता है? तो अनाज के एंडोस्पर्म भाग में, भ्रूण कोश में पाया जाता है। नाउ द सेकेंड वन इज, अब हम बात कर लेते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एंडोस्पर्म में स्टार्च पाया जाता है। ये भाग है एंडोस्पर्म, इसमें आपके स्टार्च पाया जाता है। लगभग 60 to 80% कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपके अनाज में पाया जाता है। जर्म में आपके सॉल्युबल शुगर की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होता है। जो जर्म है ये आपका, इसमें सॉल्युबल शुगर की पार्ट तरीके से कार्बोहाइड्रेट होता है। एंडोस्पर्म में आपके स्टार्च होता है। ठीक है, हम यहाँ पे बात केवल कार्बोहाइड्रेट की कर रहे हैं। और जो ब्रैन है वो सेल्यूलोज, मतलब फाइबर, जिसे आप बोलते हैं सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज होता है। इसलिए जब आप दलिया खाते हैं तो आप मतलब फाइबर रिच फूड खा रहे हैं। जब आप आटे को चोकर सहित खाते हैं, रोटी को, तो इसका अंदर आप फाइबर रोटी खा रहे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में रोटी खा रहे हैं, ज्यादा चोकर को बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्लियर हो गया? तो कंपोजिशन में आपने प्रोटीन का पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट का पढ़ लिया। 60 to 80% होता है। कैसे कैसे होता है? सबसे ज्यादा मात्रा आपके एंडोस्पर्म में होती है स्टार्च की फॉर्म में, जर्म सेल में होता है ये सॉल्युबल शुगर्स की फॉर्म में, और ब्रैन में होता है ये सेलुलोज की फॉर्म में, हेमी सेलुलोज की फॉर्म में, लाइक फाइबर की फॉर्म में, सिंपल रेशे की फॉर्म में। अब हम बात करेंगे आपके फैट की। जो फैट होता है वो नाम मात्र होता है केवल, लेकिन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट फैट होता है। देखिए कौन सा फैट होता है? जो फैट है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोस्ट इसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज मोस्ट इसेंशियल, मतलब बहुत जरूरी जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके, वो इसेंशियल फैटी एसिड वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। लिनोलेक, लेनोलेनिक, अरिकिडोनिक, ये बहुत इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। तीनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये जो है ये मिलता है हमें अनाज से। फैट की मात्रा कम होती है, लेकिन कौन सा फैट मिलता है? इसेंशियल फैटी एसिड्स मिलते हैं आपको अनाज से। और वो भी जो है आपके कितना कितना परसेंट किस में होता है मैं बता देती हूँ। तो एंडोस्पर्म में जो है फैट आपके, आप नोट डाउन करते चलिएगा, एंडोस्पर्म में 1 से 2% फैट होता है। जर्म सेल में आपके 5 to 6% आपके जर्म सेल में फैट होता है। सबसे ज्यादा फैट भी आपके ब्रैन में पाया जाता है, 8 to 15%। ठीक है, 2 चीजें, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अनाज में आपके 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में, प्रोटीन ग्लूटन की फॉर्म में, और जो तीसरा आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट बचता है फैट, वो कम मात्रा में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है? आपके ब्रैन में।
8 से 15%। और किस फॉर्म में होता है? आवश्यक वसीय अम्ल, इसेंशियल फैटी एसिड जो लिनोलेइक, लिनोलैनिक एंड एरिकिडोनिक एसिड है, ये तीनों आपको इससे मिलते हैं। इसीलिए जो व्हीट जर्म ऑयल होता है, अन्न गेहूं का जो अंकुरित तेल होता है, वो आवश्यक वसीय अम्ल का बहुत अच्छा उदाहरण होता है। इसके साथ साथ वो आपके विटामिन ई रिच सोर्स होता है। ये तो आपने पढ़ा है, गेहूं का अंकुरित तेल आपके जो जर्मिनेट ऑयल होता है वो विटामिन ई का रिच सोर्स होता है। इसके साथ साथ आवश्यक वसीय अम्ल का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी, प्रोटीन्स की बात करी, फैट की बात करी। नेक्स्ट वी मूव ऑन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो आपका अनाज होता है, जितने भी अनाज होते हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपके मैग्नीज, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सबसे अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे अच्छी मात्रा में आपके आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, और ये सब आउटर लेयर में, और जो जर्म होता है, जर्म लेयर जो होती है वीट की, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जर्म ऑफ वीट कर्नल उसमें पाए जाते हैं। विटामिन्स की बात करें अगर हम, तो सीरियल्स आर द गुड सोर्स ऑफ बी ग्रुप विटामिन्स। सबसे ज्यादा मात्रा में आपके विटामिन B1 एंड विटामिन B3 पाया जाता है। बी ग्रुप के विटामिन हमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं अनाज से, जो कि आप पढ़ते हैं। जो ऊपर की लेयर होती है ब्रांड, वो थाइमीन रिच लेयर होती है। थाइमीन उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा नियासिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है अनाज में। ठीक है, B2 भी होता है। राइबोफ्लेविन का पुअर सोर्स होता है अनाज, लेकिन होता है B2 कहाँ होता है? एलुरॉन लेयर में होता है, कम मात्रा में होता है, लेकिन एलुरॉन लेयर में प्रेजेंट होता है राइबोफ्लेविन B2। इसके अलावा B5, B6, B9 ये सब प्रेजेंट होते हैं। बी ग्रुप सब कम कम मात्रा में होते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। पुअर सोर्स होता है राइबोफ्लेविन का, बट एलुरॉन लेयर में विटामिन B2 भरपूर मात्रा में होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ मिलिंग, जो मिलिंग प्रोसेस होती है, जहां पे अनाज को बहुत ज़्यादा रिफाइंड किया जाता है, वहां पर आप मिनरल का लॉस कर देते हैं, विटामिन का लॉस हो जाता है। जहां पर बहुत रिफाइंड वाइट व्हीट बन के आता है, जिसे आप मैदा बोलते हैं, बिल्कुल ख़त्म होता है। उसमें आपके किसी भी प्रकार के मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा स्टूडेंट। कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिस इज द एनाटमी ऑफ ग्रेन, एनाटमी ऑफ सीरियल्स, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीरियल्स। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।